नमस्ते, मैं राजेश सोलंकी एक उड़ान में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि एक उड़ान में हम ऐसे लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं जिन्होंने अपने लाइफ में उड़ान भरी है, अपनी जिंदगी में एक ऐसी उड़ान भरी है और वो मिसाल कायम की है सभी आम लोगों के लिए, जनता के लिए और एक पॉजिटिविटी जिनके जिनकी स्टोरी सुनने से अपने को एक पॉजिटिविटी आ जाती है। एक मैं बोलता हूँ और आज के जो गेस्ट है हमारे उनके सिर्फ स्टोरी सुनने से नहीं, सिर्फ उनकी कोई भी बात सुनेंगे तो एक एनर्जी आ जाती है। मैं उनकी कंपैरिजन अगर करनी हो तो रजनीकांत के डायलॉग हम लोग कोई पिक्चर में देखे होंगे तो वहां पर अगर हम लोग वेलुमणि जी के डायलॉग सुनेंगे तो रजनीकांत के डायलॉग भूल जाएंगे। और रजनीकांत जी ने जो स्टोरी है उनकी फिल्मों में रही है, वेलुमणि जी की स्टोरी एक्चुअल में लाइफ में रही है और उनकी जो स्टोरी है वो सुन के ऐसा लगेगा कि हम लोग कोई एक्चुअल स्टोरी नहीं सुन रहे तो एक फिल्म की स्टोरी सुन रहे हैं जो फिल्मों में भी नहीं कोई दिखा सकता है, इमेजिन नहीं कर सकता। इस तरह से उनकी स्टोरी रही है, उनकी जर्नी रही है। तो मैं जयश्री को शॉर्ट में उनका इंट्रोडक्शन करने के लिए बताऊंगा, उसके बाद हम लोग उनसे पूरी जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने उनका सफर अभी तक का तय किया है। तो जयश्री, ओवर टू यू प्लीज, आप उनके बारे में कुछ बताइए। नमस्कार। आज हमारे एक उड़ान के मंच पर जो मेहमान आए हैं वह मेडिकल टेस्टिंग की दुनिया की टॉप कंपनियों के ऑनर है। इनका जन्म तमिलनाडु के सुदूर गांव में हुआ। इनकी विशेषता थायराइड टेस्ट है जिसमें यह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। इनकी शून्य से शिखर तक पहुंचने की कहानी इनके लिए खास है, जो अंधेरे में जीते हुए उजाले का ख्वाब देखते हैं। इनकी कंपनी के आउटलेट्स भारत, बांग्लादेश, नेपाल, मध्य पूर्व समेत कई मुल्कों में है। थायराइड केयर आज शायद ही किसी परिचय का मोहताज है। इन्होंने अपनी करियर जेमिनी कैप्सूल नामक एक छोटी फार्म कंपनी से शुरू किया था। काफी कठिनाइयों के बाद उन्हें मुंबई में BARC में नौकरी मिल गई। फिर उन्होंने थायराइड बायोकेमिकल में अपनी विशेषता को आधार बनाकर टेस्टिंग लैब स्थापित करने की ठान ली। तो चलिए इनकी सफलता के विषय में और जानने के लिए मिलते हैं CMD और फाउंडर ऑफ थायराकेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड डॉक्टर आरोग्य स्वामी वेलुमणि इनसे। वेलकम सर। जी नमस्कार। वेलुमणि जी, हम लोग जी आगे जाने के पहले, मतलब हम लोग पूरी आपकी जर्नी तो जानेंगे, उसके पहले मैं जानना चाहूंगा कि आज की आपकी कंपनी का स्टेटस क्या है। आज की आपकी कंपनी का कारोबार कहाँ तक फैला हुआ है, पूरे इंडिया में ही नहीं विश्व भर में किस तरह से आपकी कंपनी काम करती है, कितनी टेस्टिंग दिन की होती है और आपका सालों का कारोबार कितना है और वैल्यूएशन कितना है। जी नमस्कार। आई विल स्पीक 50% इंग्लिश, 40% हिंदी, 10% में मराठी पण बोलना रहा है। ओके गुड। सभी को रिपब्लिक डे शुभकामनाएं हैं। और राजेश जी मेरा फैन बनकर 4 साल हुई हैं, लेकिन 10 दिन पहले ही मुलाकात फिर से हुई और आज उड़ान भर रहे हैं। और कंपनी आज लिस्टेड कंपनी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। इसका मार्केट कैप 5000 करोड़ है। इस कंपनी में 65% स्टॉक मेरे पास है। और इस कंपनी में हिंदुस्तान में और बाकी देशों में सब में मिलकर 10,000 पिन कोड्स में हमारी सर्विसेज, डोर सर्विसेज मिल रहे हैं। तो वैसा तो टर्नओवर 500 करोड़ है और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूरा हिंदुस्तान में पैन इंडिया प्रेजेंस है। और हमारी ताकत है IT, लॉजिस्टिक्स, HR। और मेरा उम्र 62 है। मेरा 2 बच्चे हैं, दोनों की उम्र 30 और 28 है। मेरा पत्नी मुझसे कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन 4 साल पहले ही उसका देहांत हुआ है। तो सिंपल मैन, फ्रूगल मैन, पावरफुल मैन, फोकस्ड मैन। और ऐसा है कि मैं इतना दूर आया हूं तो उसका दूसरा कुछ कारण नहीं है,
कि मैं गांव से हूं, मेरा परिवार गरीब था। जो गांव से आते हैं, जो गरीब से उठते हैं, उनकी ताकत ही अलग है। तो ऐसा तो अच्छा स्थिति में पहुंच चुका हूं, और आप जैसा सवाल पूछेंगे उसके अनुसार मैं जवाब, क्योंकि मैं तो स्टोरी बोलने के लिए मौका मिला तो मैं बंद नहीं करता हूं। मैं अच्छा स्टोरी टेलर हूं पूरा हिंदुस्तान में। आई एम द सेकंड बेस्ट स्टोरी टेलर इन द कंट्री। आप समझ जाएंगे कि हिंदुस्तान की फर्स्ट कौन हो सकता है। तो राजेश जी, आप पूछिएगा सवाल, मैं जवाब दूंगा। सर, एक तो थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया, हमारा एक उड़ान प्लेटफॉर्म पर आए। सभी लोग आपको सुनने के लिए उत्सुक है, और मैं ज्यादा उत्सुक हूँ, सबसे ज्यादा, सभी लोगों से ज्यादा, क्योंकि मैं आपकी स्टोरी सुनते आया हूँ, और आपके बारे में जो मैं हमारे कॉमन दोस्त रहे उनसे भी कई बार सुना, और आपका यूट्यूब में, पेपर में भी पढ़ते आया हूँ। तो मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ सर, आप एक छोटे गांव में थे। जब छोटे गांव से कोई आदमी आता है, हम देखते हैं कि उसको शहर में एक फ्लैट ले लिया, उसने अपना एक जॉब कर लिया, तो उसको लगता है कि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया। तो आपने तो शिखर तक पहुंच गए, मतलब शहर वालों को भी पीछे छोड़ दिया। शहर ही नहीं तो मैं जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके साथ में आप आ गए। तो लोगों का हमेशा कंप्लेंट रहता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरा पास तो घर, मेरे पिताजी गरीब थे, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था, मेरे गांव का कंडीशन ऐसा था, वहां पे कुछ नहीं था, मेरा दूर दूर तक चलना पड़ता था, तो इसलिए मैं आगे तरक्की नहीं कर पाया। तो आपका गांव की जर्नी के बारे में जानना चाहूंगा, और गांव में आपका क्या क्या था, कितने लोगों की संख्या थी गांव में क्या क्या फैसिलिटीज थी सर, इसके बारे में, आपके गांव के बारे में हम जानना चाहते हैं, जिससे हमको ये मालूम पड़े कि आपका बचपन किस तरह से गुजरा। ऐसा तो हम एक परिवार में 5 बच्चे थे। पिताजी कभी एम्प्लॉयर भी नहीं था, एम्प्लॉई भी नहीं था, कभी कमाया नहीं था। पूरा बोझ मेरा मदर के ऊपर था। और 2 भैंस पाला था, उसकी जो दूध होता है उससे अपना बच्चे लोग सबको स्कूल करवाया, कॉलेज करवाया, मद्रास यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट करवाया, और बॉम्बे यूनिवर्सिटी में सबको पोस्ट ग्रेजुएट भी कराया। तो ये एक बहुत गट्स ग्रिट्स लेडी थी मेरी मदर। तो उसकी वजह से हम सरकार की स्कूल्स में, सरकार की मिड डे मील्स में, वैसा तो मेरा ग्रेजुएशन कैसा हुआ वो बड़ा किताब बन सकता है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि उस विलेज में ना कोई बस था, ना कोई पोस्ट ऑफिस था, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी था, कुछ नहीं था। ऐसा तो पूरा महाराष्ट्र में भी ऐसा गांव बहुत था, 1960s में भी, 70s में भी। आज तो गांवों में बहुत परिवर्तन आ चुके हैं, लेकिन बहुत कठिनाई थी। बट आई मस्ट टेल यू, आई never got suffocated. I was challenged, I enjoyed. तो गरीबी में जो सफरिंग नहीं होता है वो रुकता ही नहीं है। आप जो सवाल पूछा था, अच्छा नौकरी था, आप नौकरी क्यों छोड़ा, ऐसा नौकरी मिलने से बहुत लोग एक सेटल हो जाते हैं। लेकिन वो सेटल होता है जिसको गरीबी में परेशान आया था। मुझे गरीबी में परेशान नजर नहीं आया, मौका नजर आया। मैं जो भी सुन रहे हैं सबको बताता हूं, सक्सेस इन लाइफ इज डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू x2 minus x1. x2 आज where I am, x1 was that day why my position, लेकिन मेरा x1 तो 0 था। x1 0 होता है तो 0 के लिए डाउन साइड नहीं होता है। मैं बार बार कहता हूं, लकी आर दोस हु आर बोर्न टू पुअर, बिकॉज दुनिया में कोई गरीब होके हारा नहीं है, धनवान ही हारेगा। वेलुमणि जी, तो ये जी, आप आज कहते हैं, और ये हमेशा आपका डायलॉग रहा है, लकी और दोज हु आर बॉर्न पुअर। लेकिन जब आप एक्चुअल में पुअर थे, जब आप फेस कर रहे थे ये प्रॉब्लम, चैलेंजेस, मतलब बचपन में आपको लग रहा था, आपको फील हो रहा था कि आप गरीब है, तभी भी आपको ऐसा लगता था कि यू आर लकी कि आप गरीब है और ये सब हो रहा है, दैट इज गुड नहीं फॉर। नहीं, उस समय कुछ भविष्य क्या होएगा, हम कहाँ पहुंचेगा, दुनिया में हमारी व्यवस्था में हम कमजोर है, या दिमाग में कमजोर हैं, या हमारी खिलाफ नेचर ने काम कर रहा है, या कुछ नहीं पता।
लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा, मुझसे भी गरीब बहुत लोग थे। मैं आप जो भी सुन रहे हैं उनको समझाने आ रहा हूं। एक तमिल में कहावत है, अपने अपने से ऊपर हजारों है, अपने से नीचे करोड़ों है, हम हजारों को देकर जलते हैं, ये करोड़ों को देखकर खुश नहीं होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं गरीब था लेकिन उतना गरीब नहीं था, और मुझे कम से कम थोड़ा खाने के लिए भी मिलता था, लेकिन बहुत से लोग था उनको खाने को भी नहीं मिलता था। मेरा पढ़ाई कम से कम हुआ, उनका पढ़ाई भी नहीं हुआ था। सो सफरिंग, पंचलाइन, पेन्स आर एवरीवेयर, सफरिंग इज एन ऑप्शन। यस, बराबर। मतलब आप गरीबी तो थी, लेकिन फिर भी आपने गरीबों को, गरीबी सही नहीं मैं कहूंगा, मतलब गरीबी गरीब है इसलिए उसके दुख सहा नहीं, जैसे ऑब्जर्व किया उसको और उसके हिसाब से उसने सोल्यूशन, जैसे गौतम बुद्ध कहते हैं कि आप निर्विकार होकर हर चीज को देखो, वो अपने आप को गायब हो जाता है, दुख को भी देखोगे तो दुख निकल जाता है। उस तरह से आपने न्यूट्रल होकर हर चीज को देखा और आपको जो एक्शन लेना है लेते गए। सर, जैसे मैं देखता हूं कि आपका एजुकेशन हुआ, आपको जॉब लगा, जेमिनी कैप्सूल में आपको जॉब लगा था, और वो आपका जॉब 4 साल या 5 साल के बाद आपने वो जॉब छूटा मेरे ख्याल से। तो जॉब छोड़ने के बाद आपने मुंबई शहर को क्यों चुना? आप दिल्ली क्यों नहीं गए, दूसरे कोई शहर में क्यों नहीं गए, या अब्रॉड को क्यों नहीं गए? उस समय काफी साउथ इंडियंस, मतलब तमिल और केरला वाले अब्रॉड में भी जाते थे, फॉरेन में भी जाते थे, या दूसरी सिटीज भी थी, तो आपको मुंबई क्यों नजदीक लगा आपसे? ऐसा तो बोला जाता है मद्रासी शायद सिंगापुर जाएगा, नहीं तो सियाटल जाएगा, लेकिन वो नॉर्थ इंडिया नहीं आएगा क्योंकि उसको हिंदी नहीं आता है। लेकिन ये सब ऐसा है जिंदगी में, हम जो सोचते हैं वो कभी होते नहीं है, जो हो जाता है वो आप कभी सोचा ही नहीं है। कोयम्बतूर में एक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी था जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया बॉम्बे से तीसरा दिन पहुंचता था। वेडनेसडे का दिन में अपॉइंटमेंट्स का बहुत बड़ा कॉलम आज भी आ रहा है। और 1982 में उस न्यूज़पेपर से मैंने जॉब एप्लीकेशन डाला था बाबा एटॉमिक रिसर्च को, जिससे मुझे इंटरव्यू आया था। तो फिर तो मैं निकल पड़ा। ये नहीं पता था कि ये काम मिलेगा, क्योंकि तमिलनाडु में 90% गवर्नमेंट जॉब पहले ही फिक्स हो जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जॉब मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन इंटरव्यू तो आया है तो चल के जाके आएंगे। लेकिन एक चीज बताता हूँ, बीआरसी के अंदर इंटरव्यू में सिर्फ साइंस था। ओके, सिर्फ साइंस था। और जब भी मुझे सवाल पूछा गया, पूरा सवाल को जवाब देते वक्त, देने के बाद मेरा मन कह रहा था अच्छा हुआ था मैं गरीब था तो कॉलेज में मेरा जो दोस्त थे वो लोग मुझे अवॉइड करके पिक्चर में जाते थे। मुझे लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ना पड़ता था ताकि मैं अवोगाड्रोस थीसिस और पाइथागोरस थ्योरम और ओम्स लॉ, फैराडेस लॉ सीखा था। लकी आर दोस हु आर बॉर्न टू पुअर, बिकॉज अगर आपको रास्ता नहीं तो एंटरटेनमेंट नहीं होता है, एंटरटेनमेंट नहीं होता है तो जिंदगी सही होता है। बात तो सही है सर। और एक आपके बचपन से ही जुड़ा हुआ मुझे क्वेश्चन है कि जिस तरह से आपका बचपन जा रहा था, तो कुछ आइडिया थी कि आपको ये बनना है कि मैं आके बिजनेसमैन बनूंगा, या कुछ एक किसी को हॉबी रहती है, किसी को लगता है कि हम सिंगर बने, इस तरह से बने, तो उस तरह से आपका कुछ हॉबी था कि ये हॉबी के पकड़ के मुझे आपको जाना है, या पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि आपको ये बनना है और उसके हिसाब से वो लोग आपको प्रमोट करते थे, या आप सिर्फ नॉर्मल पढ़ रहे थे, बाकी सब लोग पढ़ रहे तो आप भी पढ़ रहे? ये आपको और एक भी पंचलाइन बताता हूँ। जब भी बुक होता है, बचना ही एक बहुत बड़ा मकसद होता है। जब पैसा खाने के लिए होता है, फिर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, फिर मैं ये बनना चाहता हूँ, वो बनना चाहता हूँ। आजकल बहुत बच्चे मेरा ऑफिस में आते हैं, एक्चुअली द KRA इज नॉट इन ऑर्डर। KRA मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। तो मैं एक पेपर दे के बोलता हूँ तुम लिखो जो KRA चाहिए वो मिलेगा, उसको लिखना भी नहीं आता है। तो लकी आर दोस हु आर बॉर्न टू पुअर, क्योंकि अगर मैं गरीब नहीं होता, बीआरसी में थायराइड में काम करने के लिए बोला, मैं मैथमेटिक्स स्टूडेंट था, मैं मन नहीं कर रहा था कि ऐसा कैसा मैं इधर फंसूंगा, लेकिन नौकरी छोड़ूंगा तो मेरी बहन और माँ भुक्का मरेंगे। तो लकी आर दोस, बिकॉज
Today I am here only because I didn't have options in life. And everybody thinks I have an option in my life. I will marry whom I want. I will get the job what I want. I will live the way in my way. Nothing. You have to follow nature's dictation. I have followed it. मतलब जो इंस्टिंक्ट उस समय आपको जो लगा वो आप करते गए. बस मैं कभी कितना बड़ा बनना है करके बैठ कर प्लान नहीं किया था. जब भी मेरा पगार 100 रुपया था, 1000 रुपया की तलाश थी. ओके. जब भी 1000 आ गया तो 10,000 की तलाश थी. जब भी 10,000 आ गया तो 1 लाख की तलाश थी. आज तो 5,000 करोड़ मार्केट कैप आ गया, सिर्फ और एक जीरो की तलाश है. ओके, मतलब तलाश अभी तक खत्म नहीं हुई है, तलाश खत्म नहीं हो गया. ओके. जब भी तलाश खत्म हो जाता है मतलब जिंदगी खत्म हो चुकी है. मतलब आदमी कुछ नहीं कर पाता है उस समय, आगे में उस तरह तरक्की कर नहीं पाता है. तो ठीक है सर, जो फिर उस तरह से आप मुंबई में आए, तो मुंबई में तभी आपके कोई रिश्तेदार थे, कुछ थे, आपने क्या सोच के मुंबई को चुना? मतलब आके कहाँ किसी के पास रहेंगे, फिर बाद में जॉब ये करेंगे, किस तरह से? या आपने सोचा था, कुछ पहचान वाले दोस्त थे आपके? आपको एक तो हिंदी भी नहीं आती थी प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पर तो हिंदी तो एटलीस्ट आनी चाहिए, इंग्लिश नहीं तो ठीक है, लेकिन हिंदी बहुत कॉमन. एक चीज बताता हूँ, जब गरीबी भगाता है आप भागते हैं. जब गरीबी, you know, the intestines only run the economy. Yeah. And if the intestine is empty, you will listen to nature's dictation. So जैसा मुंबई में आया, मुझे पता है रेलवे स्टेशन में बाथरूम होता है. तो मुझे उतना तो नॉलेज था. तो 3 रात बीती रेलवे स्टेशन में सोया था. ना कोई स्मार्टफोन रख के रिसीव करने के लिए नहीं आया था. और सिर्फ 500 रुपया था, वो भी पॉकेट में 5 जगह में रख के आया था, क्योंकि एक जगह में रख के पिक पैकेट हो जाएगा तो पूरा की पूरा चले जाएगा. I must tell you, I came with I didn't come with lot of expectations. I only came with only one expectation. This city should help me to live with my family with dignity. Okay. मैं यहाँ पूरा रूल करने के लिए नहीं आया हूँ. आज मेरा पास 10,000 लोग काम कर रहे हैं. ये कभी सोचा नहीं था होएगा. मुझे भी सिर्फ पेट भरने के लिए ही आया है, if I have to use the right language. लेकिन पेट भर जाने के बाद बहुत सारे लोग सो जाते हैं. ये नहीं सोया. यस. ओके सर, तो कभी भी ऐसा आपको लगा कि मतलब अब एक बार पेट भरने के बाद आदमी सोचता है, उसके पहले तो आपने कहा कि आप सोचे नहीं, जहां पे भूख लेके गए आप आए, तो कभी आपने सोचा कि भाई मैं, अगर मेरा पेट पहले से भरा हुआ होता तो शायद मैं ये नहीं करता, मैं दूसरा कुछ काम करता? I tell you, अगर मैं गरीब नहीं होता तो कंगाल हो जाता था. I must tell you here is very important. एक दिन मैंने मेरा बेटी को बहुत चिल्लाया था, कैसे काम कर रही है? मैं तुम्हारी जगह ना होता मैं वैसा बैठ के काम करता था. उसने सिर्फ मेरी ओर देखा और बोला, डैड, you had the luxury of poverty. I want all of the participant to understand, गरीबी जैसा starting point जिंदगी में कुछ बेहतर हो ही नहीं सकता है. I want to tell one more punchline. Life is made up of 2 innings. Each innings 35 years. If first innings is all pleasure, second innings will be all pains. If first innings is all pains, second innings will be all pleasure. So it is good to start from zero. तो अगर मैं जीरो नहीं होता, मेरा गांव में कितना धनवान थे, पूरा की पूरा अभी कंगाल हो चुके हैं. You also can see in your life cycle how many people धनवान एक 70s में 80s में थे और 20 साल बाद पूरा की पूरा उल्टा हो चुकी है. It's a life, is a cycle. मेरा बच्चे लोगों का आज वही डर है, अभी डैड धनवान है, मैं कितना दिन इसको बचा पाऊंगा. लेकिन आपने उतना ज्यादा कर लिया कि मेरे ख्याल से उनका जनरेशन को तो अभी सोचना नहीं की जरूरत नहीं है. आप बहुत न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं.
अनिल अंबानी को जरा स्टडी करिएगा। या वो करता हूँ, दैट इज ट्रू। मैं तो वो जाने में तो कोई टाइम नहीं लगता, इट इज वेरी फास्ट। यस सर, आपने यहाँ पर आने के बाद में पीएचडी की, मेरे ख्याल से मुंबई में आने के बाद आपने पीएचडी की, तो मतलब आप इंटेलिजेंट पहले से थे? मेरे ख्याल से यू आर बॉर्न इंटेलिजेंट बोल सकते हैं, क्योंकि आपको मैथ्स वाज वेरी स्ट्रांग, उसीलिए आपको बीआरसी में भी आपको जॉब भी मिला। और पीएचडी तो कोई आम आदमी, जनरली कोई भी आदमी नहीं कर पाता है, जो उसके पास थोड़ा सा टैलेंट हो, फोकस हो, स्टडी के ऊपर इंटरेस्ट भी हो तो ही कर सकता है। तो एक तो आपने पीएचडी करने का डिसीजन क्यों लिया, और थायराइड के ऊपर पीएचडी करने का डिसीजन क्यों हुआ? इस एक पंचलाइन है, क्वालिफिकेशन इज नॉट नॉलेज, knowledge is knowledge. Yes. One more punchline, marks is not knowledge, knowledge is knowledge. ऐसा लग रहा है कि शुरू से मेरा दिमाग थोड़ा तेज था। अभी भी याद है, मेरा साइंस टीचर क्लास में सवाल पूछना है तो पहले बोलती थी, वेलुमणि आप चुप रहो। अगर वो नहीं बोला तो जवाब मेरे से आएगा। तो टू दैट एक्सटेंट मैं रेस्टलेस था। Fortunately, God had. I want you to understand, poor have faster brain. क्योंकि उसको जिंदगी में प्रॉब्लम सॉल्व करना है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो उसको जीवन नहीं होता है। इधर मम्मी इधर नैपकिन बांध के, शू डाल के, सॉक्स डाल के, शू डाल के स्कूल बस में छोड़ के आती है। वहां कहाँ 4 किलोमीटर चल के जाता था तीसरा स्टैंडर्ड के लिए भी। आई मस्ट टेल यू, मेरा गरीबी जो बैकग्राउंड था उसके कारण शायद मेरा दिमाग में थोड़ा स्पीड आया था। और जैसा बॉम्बे आया, बीएससी ही था, मैं कभी ये नहीं सोचा मैं भी एक दिन एमएससी और पीएचडी बनूंगा। आई हैड अ वंडरफुल बॉस, आई वाज वेरी नाइस टू माय बॉस, एंड आई मस्ट टेल यू, हमेशा वो ही लोग बोलते हैं मेरा बॉस खराब है जो खुद खराब है। And I was very nice to my boss. इसने बोला तू एमएससी कर, तू पीएचडी कर, मैं मदद करेगा, and he made me a scientist. So in that way I was lucky to have an opportunity. पहला opportunity सबको मिलता है, वो नौकरी करते करते पीएचडी। और look at it, I think God was great. मुझे सब कुछ मौका मिला। 37 में पीएचडी खत्म हुआ, 37 में 2 बच्चे भी थे और मिडिल एज था, और तभी मैंने निर्णय लिया कि टेक द रिस्क, रिजाइन किया। सर पीएचडी कौन से साल, तभी आपकी उम्र क्या थी पीएचडी होने के बाद? 37 आई वाज। मतलब पीएचडी हो गया उसी समय इमीडिएटली आपने जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया? पीएचडी होके एक ही हफ्ता में। ओह माय गॉड, उसके लिए ही डरा था। ओके, उसके लिए रुके थे। तो सर आप हमेशा कहते हैं, आपका एक पंच लाइन, वो एक पंच है, रोमांस विद रिस्क। यस। ओके, तो और आपने बड़े बड़े रिस्क हमेशा लिए, जैसे आप फिर उधर से आपके गांव से यहाँ आने का रिस्क जो है मुंबई में, विदाउट कोई नॉलेज, डायरेक्टली आके रेलवे स्टेशन में सोने का रिस्क, कोई इधर पहचान वाला नहीं, हिंदी का लैंग्वेज नहीं है, तो और उसके बाद में एकदम उसके बाद इतना अनसर्टेनिटी के बाद आपका सर्टेनिटी आपके लाइफ में आया था। आपका लाइफ स्मूथ था बोलेंगे तो। कोई जिंदगी में जिसको गवर्नमेंट का जॉब मिल जाए उसको तो लगता है कि उसको कुछ करना ही नहीं, उसका बुढ़ापे तक का पूरा हो गया, क्योंकि उसको पेंशन मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, अच्छी लाइफस्टाइल। और बीआरसी जैसी लाइफस्टाइल, मुंबई के हार्ट में रहना है, उसका कॉलोनी है, बहुत अच्छी तरह से लाइफस्टाइल होने के बाद ये इस तरह से आपके दिमाग में क्यों आया, और इतना कॉन्फिडेंट कैसे था आपको कि भाई हम कुछ करेंगे? मतलब पीएचडी आपने कर लिया, पीएचडी के बाद हो सकता था आपको प्रमोशन मिलता और बड़ी पोस्ट में आपको जॉब मिलता था, मतलब जॉब में आपको और बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती थी। तो उसके बाद छोड़ने का डिसीजन लेके और एकदम फिर से अनसर्टन लाइफ करने का डिसीजन क्यों लिया? कंफर्ट जोन्स आर डेंजर जोन्स। कभी भी आप कंफर्ट जोन में आ गया तो जरा सोचो, उसमें ही रह गया तो मर गया, भाग आना है। सो 37 था मेरा उम्र और मेरे पास ईएमआई नहीं था, क्लोज्ड बैलेंस अच्छा था, और मेरे बीवी बैंक में काम करती थी, तो बिना पूछ के, बीवी से बिना पूछ के रिजिग्नेशन भी कर डाला। और रात को 2 बजे मेरा बीवी को बताया था कि मैं रिजाइन कर दिया, तो उसको गुस्सा आया। बिना पूछ के सरकार नौकरी रिजाइन करके आया,
मतलब मैं आपने भी ऑलरेडी रिजाइन करने के बाद ही उनको बताया? ये अरे उस रात को 2 बजे ही बताया था। और उसको गुस्सा आया और उसने बोला अगर आप कल से नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो स्टेट बैंक में काम करती थी। और उसने बोला मैं भी नहीं जाऊंगी। ऐसा तो रात को 2 बजे धमकी आया था कि यार डिसीजन बदलेगा नहीं है तो आपको रिस्क लेना है। मैंने सोचा चलो बिजनेस में हार गया तो वापस जाके कोयम्बतूर में खेती करेगा, इधर क्या मक्खी मार के बैठना है। आई टोल्ड माई वाइफ चलो साथ जिएंगे साथ मरेंगे, तू भी मत जाना। एंड आई मस्ट टेल यू this is the romance with the risk. Two people leaving big jobs on the same day when son was 7 years, daughter was 5 years, and no plan in hand, no previous experience of business, no family background, बस रिस्क लेना है। एक पंचलाइन बोलता हूं तमिल में है, एक लंबा बाल खींचो, एक पहाड़ के ऊपर डालो, खींचो, आया तो पहाड़, गया तो बाल। तो 2 लाख रुपया प्रोविडेंट फंड अमाउंट था, मेरा पूरा सेविंग उतना ही था, उसको ही इन्वेस्ट किया। आज 5000 करोड़ वर्थ कंपनी है तो पहाड़ आ ही गया। सर पहाड़ तो 100% आ गया, उसमें कोई सवाल ये नहीं है। लेकिन उस समय ये डिसीजन लेने के पीछे आपने कुछ तो स्टडी किया होगा, आपके दिमाग में कुछ तो प्लान पहले से रेडी हुआ होगा कि मुझे ये करना है और इसमें इतना पोटेंशियल है। मतलब आपने ये नॉलेज कुछ तो गेन किया होगा इस फील्ड के बारे में। ऐसे ही तो डायरेक्टली, क्योंकि जनरली अगर आपको तैरना भी है तो आदमी कुछ प्रोटेक्शन इस तरह से करके ही जंप मारता है, ऐसे ही मालूम नहीं है तो डायरेक्टली तो जंप नहीं मारेगा। तो आपने क्या स्टडी किया था आपकी जिस बिजनेस में आपको करना है उस समय, जो भी आपको बिजनेस करना था, टेस्टिंग का हो या जो हो, तो उसके बारे में उसका रिसर्च क्या किया था आपने? आप शायद कहीं ना कहीं मेरा भाषण में सुना है, बहुत रेयरली मैं बोलता हूँ लेकिन आज समझाता हूँ। आत्मनिर्भर भारत आज बोला जाता है, मेक इन इंडिया आज नारा है। 1988 में थायराइड टेस्टिंग रिएजेंट यूरोप से खरीदा जाता था और गवर्नमेंट का एजेंडा था ये बाहर से क्यों खरीदना है, हिंदुस्तान में क्यों नहीं बन सकते हैं। तो वो जिम्मेदारी मेरा हाथ में था प्रोजेक्ट। ओके। और मैं रिसर्च करके पता लगाया कि जो 50 रुपया में इंपोर्ट किया जाता है उसको 10 रुपया ही लगता है अगर लोकली बनेगा तो। ओके। तो मैंने सोचा इतना बड़ा अंतर है इंपोर्टेड और डोमेस्टिक हो, हम क्यों नहीं रिजाइन करके खुद रिएजेंट बना के लेबोरेटरी चला सकते हैं, क्योंकि हमारा कॉम्पिटिटर को 50 रुपया कास्ट है, मेरा 10 रुपया कास्ट है। तो मैंने निकलाया, प्राइसिंग लो रखा, डिसरप्ट किया, पूरा की पूरा मार्केट को समझ में भी नहीं आया ये मद्रासी कैसा जयललिता का कैश इधर बर्न कर रहा है क्या करके भी लोड़े लोग बात करते थे। लेकिन इनसाइट था कि ये इतना ही कास्ट है, तो विदाउट इनसाइट यू कांट टेक रिस्क। तो आपने उसका मतलब रिसर्च आपके पास था, ऐसे ही हम कुछ भी जस्ट रिस्क लेना है करके नहीं, तो इसको रोमांस विद रिस्क कह सकते हैं, क्योंकि रोमांस करने के समय आपको पता था, स्टडी किया था किसके साथ रोमांस आप कर रहे हैं। Shall I tell you one thing? जो तैयार हो जाता है तो कभी हारता नहीं है। जो डर डर के निकलता है, मेरा भी दोस्त लोग बोला था तुम्हारा पास 6 महीना की लीव है, तुम पहला रिजाइन करो, रिजाइन मत करो, लीव ले लो, थोड़ा एक्स्ट्रा लीव ले लो, सरकार में है तुम्हें कौन। मुझे ऐसा नहीं कि अगर इफ आई कीप अ प्लान बी रेडी, प्लान ए विल नॉट सक्सीड। करेक्ट, करेक्ट, दैट इज ट्रू। अगर ये पता है कि यहाँ पर जा सकता है तो आदमी हमेशा रेडी रहेगा, दैट इज ट्रू। ये महाराष्ट्र में शिवाजी का जो स्टोरी है, जो तानाजी ने वो दौर काट दिया था, तो मिलिट्री जो सेना थी उसके पास ऑप्शन नहीं था, उसको लड़ना ही था, और हाँ तो लड़े तो जीत गए, अदरवाइज जो दौर रहता था रिटर्न जाने का तो भाग जाते थे सब। तो उसने मैं सब आप लोग सबको थोड़ा रिस्क के बारे में समझाता हूँ। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रिस्क। इन वन रिस्क downside is too little, upside is too good. Yes. In another risk, upside is too little, downside is too much. अगर इन दोनों के फर्क दिखता है तो आप कभी हारेगा नहीं है। फर्क जिसको समझ में आता है। बस। That is true.
सर, इतना बड़ा आपने डिसीजन लिया, तो उस समय आपको ये पता था कि आप, जिस तरह से अभी आप एक पंच लाइन आपने बोला कि फेंका तो गया तो बाल, आया तो पहाड़, लेकिन आपको तब पता था कि आप बाल फेंक रहे और पहाड़ आ किधर, सकता? 2 लाख रुपया ही था ना। नहीं, उस समय तो आपके लिए 2 लाख बड़ा था ना सर। नहीं नहीं, मैं इतना ही बता रहा हूँ, मेरा पीएचडी था। हम्म। मेरा मिसेस पूछा था अगर बिजनेस में फेल होएगा तो क्या करेंगे। हम्म। मैं अगर उसको बोलूं गांव में जाके खेती करेगा, वो शी विल बिकम वेरी डिस्टर्ब्ड। हम्म। मैंने उसको समझाया था, पंचगनी में, महाबलेश्वर में बहुत सारा रेजिडेंशियल स्कूल्स है। हम्म। मैं पीएचडी हूँ, मैं तो प्रिंसिपल बनूंगा, हम्म। तुम मेरी सेक्रेटरी तो जरूर बनेगी। तो हम वहां अपना जिंदगी बीतेंगे, वैलीज देके, हिल्स देके, ग्रीनरी देके। यहाँ सेकंड क्लास ठाणे ट्रेन में धक्का मार के क्यों परेशान होना है। बराबर, You बराबर। noticed? हम्म। I was always thinking, जिंदगी में if you are prepared to suffer, you will never suffer. यस, दैट इज ट्रू। And if you are scared of suffering, you will always suffer. मेरे और एक पंचलाइन भी हो गए। सर, पंच लाइन का आपका बुक कभी पब्लिश हो रहा है? क्योंकि आपके इतने सारे पंच लाइन है, मुझे भी आपके पंच लाइन बहुत पसंद है और मैं फॉलो भी करता हूँ, आपके ट्विटर में भी आपको काफी पंच लाइन्स है। तो इसका कुछ बुक्स आ रहा है, बुक आ रहा है आपका? बनेगा बनेगा बनेगा, बन तो जाएगा। मतलब पब्लिश होगा रिसेंटली, हम लोग आशा कर सकते हैं कि सबको एक जी हाँ। पूरे पंच लाइन मिलेगी, क्योंकि ये पंच लाइन में इतनी एनर्जी है और ट्रूथ भी है। और जो बंदे ने खुद एक्सपीरियंस किया है, वो जब पंच लाइन बोलता है तो उसमें ताकत आ जाती है। सिर्फ पढ़ने में अदरवाइज और अदरवाइज अदरवाइज वो स्टैंड अप कॉमेडी में होता है ना। हाँ, अदरवाइज सर, इसी से मेरे को एक जस्ट, अभी आप नॉट ओनली बड़े बिजनेसमैन बन गए, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बन गए। मतलब आपके स्पीच सुन के लोगों में, मेरे ख्याल से कई लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया होगा, लेकिन जो वैल्यू मनी 20 साल पहले थे, जब उनका बिजनेस बड़ा नहीं था, और जो वैल्यू मनी आज है जिनका इतना बड़ा कारोबार है, तो उस वैल्यू मनी और इस वैल्यू मनी के उस समय के मोटिवेशनल स्पीच, तभी भी तो आप मोटिवेशनल स्पीच बोल सकते होंगे, मतलब उस समय भी आपके पास ये पंचलाइन और सब थी, या ये बाद में आई? ऐसा तो मेरा गांव में भी मैं पंचलाइन बोलता था, लेकिन वहां कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। जब भी तुम कुछ हासिल करोगे, तुम्हारे सामने ऑडियंस बनता है, जब भी तुम जीत जाते हो, स्टेज में खड़ा रहेगा तो जो भी बोलता है उसको लोग मानते हैं। आज भी मैं कॉलेज प्रोफेसर होता, मेरा पंचलाइन लोग नहीं मानता था। बट हैविंग सेड दैट, 20 साल पहले मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतना बड़ा बाइंस उठा सकता हूँ। ओके। आपको शायद सुन के आश्चर्य होगा कि बाइंस क्या होता है। I will ask you, can you lift a buffalo? नो। No, but can you lift a buffalo just born? या। 1 day old, यस, यस। 2 day old? तो देख Yeah, 2 day old, yes. 3 day old, yes. And if you keep lifting the buffalo every day, you will lift an adult buffalo. मे बी। तो मैं आज adult buffalo उठा रहा हूँ। तो लोगों को बोलता हूँ, चलो चल जाके बछड़ा को पहले दिन से उठाओ। तो that is startup. That is business. You can't achieve everything on the first week, first month or first year. आज मैं 62 years हूँ, 55 में मेरा कंपनी लिस्टिंग हुई है। तो जिंदगी भी थोड़ा सावधानी से, पेशेंस से, परसुएड करने से ये बात बनती है। It is not a marathon, it is not a 100-meter race, it is a marathon race. सर, जो नए स्टार्टअप है, जिनको बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपकी क्या राय है? मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चंस मुझे भी पहले भी पूछे गए थे, आपका होने वाला है डिस्कशन, तो मुझे बताया गया था कि आपसे पूछा जाए कि उनको तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए बिजनेस, या आपके जैसे आपने 15-20 साल जॉब किया ऑलमोस्ट, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट किया, तो उनको 3-4 साल में ही बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए, जल्दी करना चाहिए? कितना एक्सपीरियंस? उसके लिए भी एक पंचलाइन है, माँ बनने के लिए एक उम्र चाहिए और एंटरप्रेन्योर बनने के लिए भी एक उम्र चाहिए। आई थिंक जिंदगी में जब तक 35 होता है, तब तक हमें ये नहीं पता कि इवन बीवी क्या होता है, बच्चा क्या होता है, उनकी मांग क्या होता है। हमें क्या पता कस्टमर की मांग क्या है, मार्केट क्या है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, लॉजिस्टिक्स क्या है, ब्रांडिंग क्या है, आईटी क्या है, एचआर क्या है। बाप रे, बिजनेस तो आसानी का खेल नहीं है। बिकम प्रेग्नेंट इट इज इजी, but then subsequently only all pains are there. So even to start a business, पापा भी पैसा देगा ये सोचकर मेरा बेटा बहुत बड़ा बननी चाहिए।
लेकिन जो पप्पा से पैसा लेके बिजनेस किया, बहुत सारे लोग पैसा उड़ाया है। ट्रू ट्रू। तो खुद पहला पैसा बनाओ, किसी का नीचे काम करो। जिस जिस क्षेत्र में आप बिजनेस करना चाहते हैं, उस क्षेत्र में जो एक छोटा मीडियम इंडस्ट्रीज में और स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज में आप काम करो। आपकी वजह से आपका मालिक एक जीरो ऐड कर दिया, आपकी वजह से आप खुद बिजनेस चालू कर सकते हैं, क्योंकि आप उनकी पैसा में बिजनेस सीखा है। खुद का पैसा में बिजनेस मत सीखो, पिताजी का पैसा में बिजनेस मत सीखो, कहीं नौकरी करके 10 साल सीखो। और एक लोगों का हमेशा कहना रहता है कि अच्छे इथिक्स फॉलो करके सक्सेसफुल बिजनेस नहीं किया जाता, कुछ ना कुछ चोरी करना पड़ेगा तभी आप बड़े बिजनेस कर सकते हो। उसका मतलब आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं है। सभी बिजनेस में रॉ मटेरियल 30 रुपया होता है, HR 15 रुपया होता है, एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट 15 होता है, बाकी 40 रुपया प्रॉफिट होता ही है। अगर आपको रॉ मटेरियल खरीदना नहीं आता है तो कंट्रोल में नहीं रहेगा। बराबर, मतलब आपको HR को बराबर ट्रेनिंग देके सिस्टम बना के नहीं देगा, उधर भी नहीं रहेगा। पूरा कास्ट टर्नओवर तक पहुंच गया, फिर आपको चोरी करना ही पड़ेगा मार्जिन के लिए। I must tell you, I am doing a business in entire world. India is cheapest in healthcare. In entire India, I am cheapest in healthcare. मेरा बैलेंस शीट में 40% प्रॉफिट है, टैक्स भी भर रहा हूं। सर, और एक क्वेश्चन, जिस तरह से आपने बोला कि उस समय जो रिएजेंट का कॉस्ट 10 रुपया था, आपको मालूम पड़ गया, लेकिन उस समय फिर भी आपको 10 रुपया भी है ना, तो डिफरेंस सिर्फ 40 रुपए का था। लेकिन उस समय कॉस्ट जो थी प्रोडक्ट की, जो टेस्टिंग की 500 रुपया थी, आपने सीधा 100 रुपए में करना चालू कर दिया। आपको डिफरेंस तो बाकी लोगों से कंपेरेटिवली सिर्फ 40 रुपए का डिफरेंस था। देखा जाए तो रिएजेंट का कॉस्ट में जो उनको पड़ रही थी और आपको पड़ रही थी 40 रुपए का डिफरेंस था। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस करने का रिस्क भी तो एक रिस्क है। आपके पास तो ऐसा कोई बड़ा कैपिटल नहीं था, पैसे नहीं थे और नहीं कोई बैकअप था, तो और रिस्क इसने आपने क्या सोच के लिया? ऐसा है कि अगर मैंने एक ही मिस्टेक जिंदगी में किया है तो वो प्राइस बहुत कम रखा, एक ही मिस्टेक था, जिसके कारण मैं इतना बड़ा धनवान बन चुका हूं। और मैंने जब भी रेट बताया, मेरा परिवार वाला बोला, अयो इतना रेट है, तुम एक सैंपल में 100 रुपया तो लूज करेगा, 1000 सैंपल आएगा तो कितना नुकसान है। मैं उसको पूछा कितना सैंपल आएगा, 1000 सैंपल आएगा तो प्रॉफिट आएगा। ओके, लेट मी टेल यू पंच लाइन हियर, व्हेन यू कीप द लो प्राइस, you don't get business, you don't lose, but if you get a business, you are the richest. मैंने बोला ना, रिस्क डाउन साइड बहुत छोटा है, अपसाइड बहुत बढ़िया है। मेरा अपसाइड बहुत बढ़िया बनी। सर, लेकिन आप तो टेक्नोक्रेट्स बोलेंगे, मतलब मैं अब साइंटिस्ट थे जनरली, नहीं क्या है, गांव से आया। हाँ, गांव से आए, बात तो गांव से आए, लेकिन जैसे हम लोग देखते हैं कि आप रिसर्च साइंटिस्ट, मतलब आप डॉक्टरेट थी, आपके पास साइंटिस्ट थे, वो लोग और बिजनेसमैन, आपका एक कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब तो ही आप ये सक्सेसफुल इतना कर पाए, क्योंकि आपके पास एक मैनेजमेंट स्किल आपने कहां से सीखा? क्योंकि इतने बड़े पैमाने के ऊपर बिजनेस करने के लिए सिर्फ टेक्निकल या साइंस का नॉलेज होने से काफी नहीं है। आपने ये सब इतने सारे लैब, इतने सारे ब्रांचेस के सैंपल इकट्ठा आना, उनको सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करना, सबके सब सही रिपोर्ट सभी जगह पहुंचना और टाइम पे पहुंचना, ये सबके लिए जो लॉजिस्टिक हो, मैनेजमेंट चाहिए, ये बेसिकली मेरे को की दिखता है। न कि आपके साइंटिस्ट होने का, जो ये तो बाकी लोग भी कर ही रहे थे, एक भले ही उनका इंपोर्ट का जो 40 रुपए का डिफरेंस जरूर था, लेकिन ये इतने बड़े पैमाने पे करने का जो आपने सोचा और वो इम्प्लीमेंट भी किया। सिर्फ सोचा, बहुत लोगों ने सोचा भी होगा, लेकिन कैसे इम्प्लीमेंट करने का ये दिमाग में नहीं आया होगा। तो आपको इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि आपने तो बीआरसी में जो काम किया वो तो अलग काम था, मतलब रिसर्च का काम था, बहुत आसान काम था कंपैरेटिवली। तो ये आपने कर लेंगे, ये कॉन्फिडेंस और कैसे किया? ऐसा तो बाकी पूरा धनवान की बच्चे थे, मैं एक ही गरीब का बच्चा था, नंबर 1। नंबर 2, 70 रुपीज में मेरी माँ पूरा परिवार को 15 साल पाला था। तो मैनेजमेंट में तो मेरा मदर से सीखा था। उसने जिंदगी में कभी एक पैसा कहीं से भी उधार नहीं ली है। मैंने भी मेरा जिंदगी में
व्यक्तिगत रूप में कभी एक पैसा ऋण नहीं लिया, ना मेरा कंपनी में कभी किसी बैंक का लोन था. So I must tell you here, money management is a very powerful one. You must teach children how to manage with money. Number one. Number two, focus. I am very powerful. जो भी प्रॉब्लम मुझे सामने, सभी प्रॉब्लम मेरे पास आया था, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ प्रॉब्लम है, नहीं है, प्रॉब्लम से दूर था. जो भी प्रॉब्लम आया, वो प्रॉब्लम नेवर शुड रिपीट. डू ऑल मिस्टेक्स बट नेवर रिपीट अ मिस्टेक. तो मेरा दिमाग बहुत फोकस था. लेकिन आप अभी तो मैं आपको सच भी समझाना होगा, मेरा मिसेस मुझसे भी ज्यादा फोकस्ड थी, मुझसे भी ज्यादा फ्रूगल थी. और आज 2 दिन पहले ही मैं मेरा बच्चे लोगों को बोलता था कि she spent 30,000 days with me, sorry, 10,000 days with me. That is literally speaking 30 years is 10,000 days. No holiday, no overtime, no salary. और उसको सिर्फ मैं ही फोकस था जिंदगी में. So this is very important. I want all people who are listening to understand. If spouse trusts you, your energy is 100x. If the spouse questions you, the energy becomes 100th. तो मेरा बहुत बड़ा भाग्यवान था मैं. My missus was very, very committed. मैं रात को काम करता था, वो दिन में काम करती थी. 24 hours बिजनेस चलता था. So if you ask me, there are too many things. मेरी मदर, मेरी बीवी, मेरी परिवार वाले, सभी लोग बहुत अच्छा निकला तो वेलुमनी सक्सेसफुल हो गए. तो मतलब आपके सक्सेसफुल होने में आपके वाइफ का बहुत बड़ा योगदान है और आप उनका पूरा फोकस रहा. जो आपका डायरेक्शन था उसमें उन्होंने आपको पूरा साथ दिया और दोनों का साथ होने की वजह से गाड़ी चली, में बोल सकते हैं. बढ़िया, वैसा ही है. And I also want all of you to understand, if men are successful, families prosper. If women are successful, society prospers. Yes, that is true. So that is what I believe is power of women. I want everybody to support. I won't say men only should support women. I think spouse should be supported. Yes. सर, अभी आपका इतना बड़ा कारोबार है, इतने, जैसे कि लोगों का एम रहता है कि हम इतना बड़ा बिजनेस करेंगे तो उसके बाद इतना बड़ा बंगलो लेंगे, अपना घर लेंगे, इतनी बड़ी कार लेंगे, ऐसा एक सपना रहता है हर एक का और उसके लिए करते हैं. तो आपका ऐसा कोई सपना क्या आपने देखा ही नहीं था? क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद भी आज भी आप उतनी लग्जरी कार नहीं यूज करते, खुद का बड़ा बंगलो या घर ऐसा बड़ा नहीं आपने बनाया. उसके पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक आपका रहा उसके साथ? मेरा घर 214C गुलमोहर हिल गार्डन्स में अभी भी एक 540 स्क्वायर फीट कारपेट, 410 स्क्वायर फीट कारपेट और 1.92 lakhs में 1990 में लिया था. वही फ्लैट है थाना में. वो भी इसलिए लिया था कि मेरा मिसेस को 2% इंटरेस्ट में बैंक से लोन मिला. यस. लेकिन आप जो सवाल पूछा है उसके लिए जवाब सही बताता हूं. हम सब किरायादार है इस दुनिया में और मेरा बोल के जाने तक ही बोल सकता है, मेरा कुछ लेके तो नहीं जा सकते हैं. Your what you call as a coffin box cannot carry gold and cash. You don't have an intestine longer than the poor man's intestine. You can't have a second dinner. लेकिन एक चीज समझाता हूं आपको. आपने बोला ना बड़ा गाड़ी, बड़ा बंगला, ये सब हम खुद के लिए नहीं लेते हैं, पड़ोसी को जलाने के लिए लेते हैं. मुझे किसी को जलाना नहीं है. और भी मैं बताता हूं मेरा मिसेस की जो विचारता क्या है. जब ये हमने घर खरीदने के लिए सोचा था, मेरा 2 छोटा भाई, एक बहन थी, उसका 2 छोटी बहन, एक छोटा भाई था. मेरा मिसेस बोला हम बंगलो लेंगे तो 15 करोड़ को भी ले सकते हैं, उनकी दिल दुखेगा. ओके. तो हम नहीं खरीदेंगे.
सो दिल दुखेगा करके हम नहीं खरीदा, दिल जलाना है तो मुझे भी एक एंटीला बन ही सकेगा। शायद पेड्डा रोड में नहीं है, लेकिन टिक्कू जिनीवाड़ी में कम से कम बनेगा। लेकिन सर वो घर का तो समझ में आ गया, गाड़ी भी क्यों नहीं लेते आप? अच्छा, मतलब बहुत बड़ा ब्रांड का गाड़ी है। सुनिएगा, जब भी मैं गाड़ी में बैठता हूँ मुझे मारुति 800 से और ये जो ब्रांडेड BMW है, दोनों का डिफरेंस नहीं दिखता है मुझे। थोड़ा डिफरेंस है बस। इवन कहीं लिकर खरीदना है तो 1000 रुपया 1500 रुपया बॉटल और 15,000 रुपया बॉटल में मुझे कुछ फर्क नहीं दिखता है। अगर मैंने कहीं सोने के लिए होटल रूम बुक करूंगा 3000 की और 30,000 की, मुझे फर्क नहीं दिखता है। मैं गरीबी से आया हूं तो मुझे तो गाड़ी में बैठना ही बहुत बड़ा भाग्य समझता हूं। वो क्यों बेंज चाहिए करके रोना है। दिस इज माई वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। एंड वन मोर थिंग आई विल टेल यू, आज मैं बहुत फ्रूगल इसलिए रहता हूं, मेरा एम्प्लॉय को थोड़ा तनाव कम रहेगा। अगर मेरा गाड़ी 2 करोड़ है तो उसका गाड़ी कम से कम 50 लाख तो होनी चाहिए। मेरा ही गाड़ी 30 लाख है तो उसका गाड़ी 12 लाख में बैठ जाते हैं। प्रेशर कम है। ओके सर, उसके साथ और कुछ 2-3 क्वेश्चंस जो पूछे हैं मैं आपको पूछना चाहूंगा। सर रिगार्डिंग ये थायराइड का जो टेस्टिंग का पैकेजेस रहते हैं, तो बहुत लोगों का क्वेश्चन रहा है कि ऐसे टेस्टिंग पैकेजेस में, या कुछ डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ऐसे पैकेजेस में जो टेस्टिंग होती है वो उतनी परफेक्ट नहीं होती है, एक्यूरेट नहीं होती है। तो आप जो एक, क्योंकि आपके पैकेज में है तो एक 20-25 टेस्ट तो उतने पैकेज में हो जाती है, तो उससे ज्यादा कॉस्ट में 2-3 टेस्ट करनी पड़ती है। तो हम जब पेशेंट बताता है डॉक्टर को भाई मेरे ये पूरे टेस्ट किए हुए हैं, तो वो भी बोलता है नहीं नहीं ये ज्यादा परफेक्ट है, ये 2-3 टेस्ट आप कर लीजिए सेपरेटली अलग लैब से। तो ऐसा कुछ है कि देयर इज एनी चांसेस कि ये पैकेज में किए हुआ टेस्ट में एक्यूरेसी नहीं हो या कुछ मिस्टेक्स होने के चांसेस हो, ऐसा पॉसिबिलिटी इज देयर? ऐसा हो सकता है? पंचलाइन, if you trust the doctor, change the lab. If you trust the lab, change the doctor. Okay. डॉक्टर्स को हम कट्स नहीं देते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है। ऐसा कैसा ये आदमी खुद इतना कमाता है हमें नहीं देता है। मैं तो कम लेता हूं तो मुझे देने के लिए तो कुछ रखा नहीं। लेकिन मतलब देयर इज एब्सोल्युटली कोई चांस नहीं है कि किसी भी तरह का एरर हो, या किसी भी तरह का एरर की वजह से कोई गलत रिपोर्ट जाए या टेस्टिंग प्रॉपर ना हो, ऐसा कोई चांस नहीं है? ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा कि 0 एरर है। छोटा लेबोरेटरी में 100 टेस्ट में 10 एरर है, मीडियम लेबोरेटरी में 1000 टेस्ट में 10 एरर है, बड़ा लेबोरेटरी में 1 लाख टेस्ट में 10 एरर है। ओके ओके, मतलब बड़ा लेबोरेटरी में फिर भी एरर कम हो जाता है। देखिए अगर रोड जितना भी सावधान चलाओ, रोड में एक्सीडेंट तो होएगा ना। Okay. So yeah, there is an element of error, but if somebody says because they are doing like this, it is more error, he is only telling a story. एक तो उसका स्टोरी सुनो, नहीं तो अपना दिमाग यूज करो। सर ये थायरो केयर की जो अभी ये कोविड के एरा में तो काफी टेस्ट आपने भी किए, ये कोविड में यही क्वेश्चन ही है वो पूछ रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन पूछा गया है। तो काफी शुरू में ऐसा कहा गया कि ये टेस्ट गलत, जानबूझ के गलत रिपोर्ट, जानबूझ के पॉजिटिव आता है या इस तरह से, तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी था? ऐसा कुछ हो रहा था किधर भी? मतलब मैं अभी का नहीं, क्योंकि आज इस फील्ड में है तो आपको पूछा गया है, तो आपको क्या लगता है ऐसा कहीं पर भी हुआ? हिंदुस्तान में 3 डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी लिस्टेड कंपनीज हैं जहां कैश बाहर निकालना आसान नहीं है, तो हम कट बिट नहीं दे सकते हैं। तो 15% नहीं मिला तो उसका लेबोरेटरी को बदनाम करना बहुत सारे लोग सीखा है। तो इसमें हमारी तीनों की बदनाम हुई है। जो छोटा मोटा लेबोरेटरी होता है वो 15% दे देता है। तो वैसा तो मैं आज 3 देशों में मेरा कोविड टेस्टिंग लेबोरेटरी चालू है। 8 लाख टेस्ट कर चुका हूँ। 8 लाख टेस्ट कर चुका हूँ।
और जो कहना है कहेंगे, और एक छोटा सा एक न्यूज को पूरा कॉम्पिटिटर पूरा व्हाट्सएप में पूरा दुनिया में भेजने के लिए भी आजकल बहुत बैठे हैं। हम अपने काम में फोकस्ड हैं। सर अगर आप गिरा तो अपनी वजह से ही गिरेगा, दूसरे से आप नहीं गिरेगा। सर ऐसा सुनने में आया, मुझे पता नहीं, मैं अभी से पूछूंगा कि आपने इसके ऊपर मार्जिन प्रॉफिट नहीं कर, कोविड का टेस्ट कर रहे थे उसमें प्रॉफिट नहीं कर रहे ले रहे थे, ऐसा कुछ था? क्योंकि मैं ये इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ा कि इसके लिए आपका प्रॉफिट कम हुआ इस साल के इस क्वार्टर के रिजल्ट में, ऐसा कुछ है? मैं किसी को चीटिंग भी नहीं करता हूं ना, मैं बहुत बड़ा एक सोशल वर्कर भी नहीं हूं। मैं डिसेंट प्रॉफिट रखता हूं। मुझे 40% प्रॉफिट इस बैलेंस शीट दिसंबर में भी हमारे 40% जो आने वाला बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर होएगा, तो हम ना लॉस के लिए काम करते हैं ना लूटते हैं। वेरी स्टैंडर्ड बिजनेस। टाटा जितना प्रॉफिट रखते हैं उतना प्रॉफिट वैल्यू में भी रख ही लेते हैं। सर थायराइड के बारे में आपका क्या राय है कि थायराइड कैन बी क्योर परमानेंटली, जिस तरह से कुछ आयुर्वेदिक या होम्योपैथी लोग कहते हैं कि थायराइड इज नॉट ए डिसीज, इट इज ए डिसऑर्डर। ओके। आप जो स्पेक्स पहना है, यू आर हैविंग आई डिसीज? नो, आई डिसऑर्डर। तो चश्मा डाला तो साफ दिखता है, चश्मा निकाला थोड़ा कमजोर दिखता है। वैसा ही थायराइड कमजोर होता है तो एक टेबलेट होता है, वो टेबलेट लेने से बॉडी परफेक्ट होता है। अगर टेबलेट नहीं रहेगा तो थोड़ा कमजोरी महसूस होगा। सो आज तक थायराइड में कोई मरा ही नहीं है। समझ गया? थायराइड इज सेफ। तो इसीलिए आपका वॉल्यूम भी काफी है, मतलब कोई भी आदमी ये थायराइड टेस्ट कर सकता है जिसको कोई बीमारी नहीं है, ही कैन टेस्ट इट एंड एनी पर्सन कैन हैव द टेस्ट। मैं आपको बताता हूँ, थायराइड प्रॉब्लम रहेगा तो इतना जल्दी से पता नहीं चलता है। 5 पेशेंट में 4 पेशेंट लेडीज है। ओके। सो एक ही मर्द होता है, 4 लेडीज होता है, तो लेडीज का ज्यादा प्रॉब्लम है। और जैसा पीरियड चालू होता है तब से प्रेगनेंसी में ज्यादा रिस्क है। और 50-60 होने तक थायराइड फेल होने के लिए रिस्क लेडीज के लिए ज्यादा है, क्योंकि मंथली जो पीरियड्स का साइकिल होता है उसकी दबाव थायराइड के ऊपर गिरता है। तो इनफर्टिलिटी, थायराइड टेस्ट करो। कमजोरी, थायराइड टेस्ट करो। बाल गिरता है, थायराइड टेस्ट करो। वजन बढ़ता है, थायराइड टेस्ट करो। वैसा तो 25 सिम्टम्स है। तो थायराइड के लिए टेस्ट बहुत होता है। पहले थायराइड टेस्टिंग महंगा होता था, कम टेस्ट होते थे, आजकल सस्ता बन गया है तो ज्यादातर लोग टेस्ट करते हैं। ओके। तो मतलब आपका एक शॉर्ट में आप कहेंगे कि थायराइड कैन नॉट बी क्योर परमानेंटली, जैसे कि आई साइट का जो इशू है वो दैट कैन नॉट बी क्योर परमानेंटली, तो थायराइड कैन नॉट बी क्योर परमानेंटली बट इट कैन बी कंट्रोल एंड इट कैन बी मेंटेन विद आफ्टर द टेस्ट। वेरी सेफ, डायग्नोसिस सिंपल, treatment is cheaper, and you can lifelong live without any side effects of thyroid hormone. वेलुमणि जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। काफी चीजों के बारे में आपने खुलकर बात की। तो एक आखिर में मैं पूछना चाहूंगा कि आपको आज की नए जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगे, और आपको भारत का फ्यूचर कैसा लगता है, और भारत जो आत्मनिर्भर भारत और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भारत जो दुनिया में काम कर सकेगा, और उसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसे आपने पूरी, मतलब मैं बोलूंगा कि आपने पिरामिड्स के पूरे पिरामिड्स को देख लिया है नीचे से लेके ऊपर तक, तो आपका क्या सजेशन है, क्या आप कहना चाहेंगे? वैसे तो आज मैं रिपब्लिक डे विशेस ट्विटर में बोला हूं, इंडिया वॉज स्ट्रांग, इंडिया इज स्ट्रांगर, एंड इंडिया विल बी द स्ट्रांगेस्ट। तो आज हम स्थिति में ऐसा है कि वर्ल्ड रैंकिंग में 5th जीडीपी देश है। कोविड की वजह से बड़े लोग छोटे हो रहे, क्योंकि कोविड ज्यादातर धनवान को ही परेशान किया, गरीब को परेशान नहीं किया। तो हिंदुस्तान, इन माय ओपिनियन, बाय ईयर 2050, जब तक मैं नहीं रहूंगा, आपकी बाल का रंग देके मुझे लग रहा है आप रहेंगे। बाय 2050
Hindustan will become the superpower of the world. ये नरेंद्र मोदी के वजह से नहीं है, कांग्रेस की ताकत से नहीं है, हिंदुस्तान की खुद का बल इतनी बढ़िया है, कोई इसके लिए मदद करना जरूरत नहीं है, नहीं रोका तो ही बहुत बढ़िया है। तो इंडिया will become very powerful country. Only one advice for everybody, not only young and middle aged, old age. My simple advice, मराठी मध्ये म्हणतात नुसतं बसू नका, हिंदी में बोलता है फालतू मत बैठो। So keep on doing something, create jobs, create some materials, create some services, produce something, live with dignity. So in my opinion, if youth can give jobs to uneducated, undereducated, India will reach to big heights. 1.35 billion population की जो ताकत है कोई नहीं जानेगा, और चाइना के पास सिर्फ पॉपुलेशन है, दिमाग नहीं है। हिंदुस्तान में दिमाग के साथ है पॉपुलेशन। So it's going to be a wonderful world. By year 2100, India will be the most powerful country. लेकिन एक सावधान है, अमेरिका धनवान हो चुका था, अभी कमजोर होएगा, वैसा हिंदुस्तान भी एक दिन कमजोर होएगा, क्योंकि दिन रात होता है, रात दिन होता है, अमावस्या पौर्णमी होता है, पौर्णमी अमावस्या होता है, ये नेचर की खेल है। हम सब उसमें सिर्फ एक भाग लेने के लिए ही इस धरती पर जन्म लिया है। वेलुमणि जी, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा इनविटेशन स्वीकार करके इतना आपके पूरी लाइफ आपने एक्सप्लेन की, और लोगों के लिए काफी इंस्पिरेशन रहा आपका अभी तक का जर्नी सुन के। तो रिपब्लिक डे के ऊपर आज हम वेलुमणि जी से बात कर सके, और उनसे इंस्पिरेशन लेके मुझे पूरी आशा है कि भारत जैसे उन्होंने कहा है 2050 में सुपर पावर जरूर बनेगा, क्योंकि भारत की जनता सुपर पावर बनेगी, वो धनवान बनेगी, तो भारत को सुपर पावर बनना ही है। तो उन्होंने जो रास्ता चुना है, जिस तरह से फोकस रखा है, अपने काम के ऊपर फोकस रख के और वॉल्यूम को बढ़ाया है, उस तरह से हर कोई करना चाहेगा, फोकस रखेगा तो जरूर तरक्की करेगा, और हमारी तरक्की में ही देश की तरक्की है। तो वंस अगेन उनका हम आभार व्यक्त करते हैं और आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। थैंक्स। थैंक यू राजेश, बाय।